हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट, ये हमारी क्लास है यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ चुके हैं। आज हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षार तथा लवण। ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं क्षार और क्या होते हैं लवण। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड एंड बेस के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए स्टूडेंट, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग अवधारणाएं दी। उन्होंने बताया कि क्या होते हैं एसिड और क्या होते हैं सोल्ट। सबसे जो पहले हम वैज्ञानिक की बात करते हैं, आपकी बुक में भी वैज्ञानिक की बात हुई है, वो है आर्हीनियस। आर्हीनियस साहब ने ये कहा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन दे। ठीक है, और क्षार वे पदार्थ होते हैं, बेस वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन दे, OH- आयन दे। ठीक है, तो उन्हीं की परिभाषाओं को हम पढ़ते हुए, क्योंकि आपकी बुक में 10th क्लास की बुक में जितना है आप लोगों को उतना पढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं हायर लेवल की, 12th लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की, तो उसमें हमें इन्हें बहुत डीपली पढ़ना होता है, इनकी थ्योरी बहुत डीपली पढ़नी होती है। लेकिन आप में लोरी एंड ब्रस्टेंट की थ्योरी है और आर्हीनियस की थ्योरी है, इन्हीं को आपको पढ़ना है। मेनली तो आप में आर्हीनियस की थ्योरी है, लेकिन आर्हीनियस की थ्योरी समझने के लिए आपको लोरी एंड ब्रस्टेंट की थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आर्हीनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस आयनिक थ्योरी, आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार, आप यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस आयनिक प्रिंसिपल। ठीक है, एसिड होते क्या हैं? वे सब्सटेंस जो अपने वाटर सॉल्यूशन में H+ आयन दें। वे पदार्थ जो एसिड कहलाते हैं। दीज सब्सटेंस गिव्स H+ आयन इन आवर वाटर सॉल्यूशन। अपने वे पदार्थ तो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, एसिड कहलाते हैं। अब बेस क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, बेस वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन को बोलेंगे वाटर सॉल्यूशन, है ना, और इसको बोलेंगे, पदार्थ को बोलते हैं हम सब्सटेंस विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन दें, आयन देते हैं, बेस कहलाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो देखो, अम्ल क्या होते हैं? जो H+ आयन दे, है ना। जैसे एसिटिक अम्ल HCl, अम्ल के लिए अगर हम लिखें CH3COOH, है ना, और इसको बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3, 1 2 HNO3 हो गया, है ना, इसको एसिटिक नाम आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके जलीय विलयन में अलग अलग जब ये आयन देते हैं, तो देखो क्या होते हुए हैं, जो H+ आयन दे, तो CH3COO+H+ आयन, है ना। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये प्लस आयन देगा तो ये माइनस आयन। जब हम HCl की बात करते हैं तो H+ आयन प्लस Cl- आयन। जब हम HNO3 की बात करते हैं, H+ प्लस NO3-। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और बेस वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दें? OH- आयन, जैसे NaOH, KOH,
NaOH, तो Na प्लस प्लस OH माइनस, और KOH की बात करें हम, K प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, और बहुत सब्सटेंस होते हैं जैसे NH4OH हो गया, NH4OH, NH ये एक साथ ही है स्टूडेंट, NH4, तो ये हो जाएगा NH4 प्लस OH माइनस, ये आयन्स हमारे। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनियस साहब ने ये जो डेफिनेशंस दी, लेकिन आप देखोगे अम्ल और क्षार दोनों में एक चीज लिखी हुई है, वाटर सॉल्यूशन। इसमें भी वाटर सॉल्यूशन है, इसमें भी वाटर सॉल्यूशन है। तो ऑर्गेनियस ने जो ये परिभाषाएं दी हैं, ये परिभाषाएं केवल तभी संभव है जलीय विलयन के लिए। तो हम लिखते हैं कि ऑर्गेनियस द्वारा प्रस्तुत अम्ल व क्षार की परिभाषाएं केवल उन पदार्थों के लिए सत्य है जो जल में विलय है। ये बात मैंने बोली है, आप लोग लिखोगे। आप लोग लिखोगे, दोबारा बोल देता हूं, ऑर्गेनियस द्वारा प्रस्तुत अम्ल व क्षार की परिभाषाएं केवल उन पदार्थों के लिए सत्य हैं जो जल में विलय हैं, और असत्य किसके लिए हैं? जो जल में अविलय हैं। ठीक है, उनके लिए नहीं है ये परिभाषाएं जो जल में अविलय हैं। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आई? जल में जो विलय थी उनके लिए तो हमने डेफिनेशंस खोज ली, लेकिन जो पदार्थ जल में विलय नहीं थे उनके लिए क्या करा? सन 1923 में लोरी एंड ब्रोस्टेंट की थ्योरी आई। एक वैज्ञानिक दूसरे आए जिनका नाम हुआ लोरी एंड ब्रोस्टेंट। ये कब आए? 1923 में। ठीक है जी, 1923 में आए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम दिया प्रोटॉन एक्सचेंज। आपके पेपर में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि लोरी एंड ब्रोस्टेंट द्वारा प्रस्तुत थ्योरी क्या कहलाती है? प्रोटॉन एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नो एक्सचेंज, नन ऑफ दीज, ऐसे करके आप ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा। तो प्रोटॉन एक्सचेंज, इस प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग ही उन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषाएं दी। उन्होंने अम्ल को कहा कि वे पदार्थ होते हैं जो पदार्थ को क्या दे? प्रोटॉन दे, है ना। अम्ल वे पदार्थ दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे एसिड होंगे वे पदार्थ होंगे जो दूसरे पदार्थ को दीज सब्सटेंस गिव्स अनदर सब्सटेंस एज ए प्रोटॉन। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सके या दे सकते हैं। ठीक है, और बेस के लिए उन्होंने क्या बोला कि वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। तो जो देंगे वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? प्रोटॉन डोनर। और जो प्रोटॉन लेंगे बेस, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं, और ये क्या कहलाएंगे? वो तो प्रोटॉन डोनर हो गया और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गए। ठीक है, तो लोरी एंड ब्रोस्टेंट की थ्योरी 1923 में आई और इस थ्योरी को नाम दिया प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी, और उन्होंने कहा इसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस की परिभाषाएं दी। अब देखो, अगर हम अम्ल की बात करें तो HCl, जब हम क्या करते हैं इसका जलीय विलयन, इसे जल में घोलते हैं, तो परिभाषा क्या है अम्ल की? वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दें। तो ये Cl क्या करता है? अपना एक प्रोटॉन H2O को दे देता है, और यहां क्या बनता है? H3O प्लस प्लस Cl माइनस।
तो ये होता है, हम यहाँ लिखेंगे HCl को जल में घोलने पर, HCl को जल में घोलने पर यह HCl जल को H+ आयन दे देता है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है H3O + Cl-, और ये क्या कहलाएगा, यही तो अम्ल कहलाएगा। क्यों, यही तो हमारा एसिड होगा। बिकॉज लोरी, अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रुस्टेंट थ्योरी, एसिड वे पदार्थ होते हैं, वे सबस्टांस जो दूसरे सबस्टांस को क्या करें, प्रोटॉन डोनेट कर दें। ये तो हो गया हमारा एसिड। अब हम बात करते हैं बेस की। बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। जैसे अगर हम NH3 को जल में घोलें तो क्या होगा, होना क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इसको प्रोटॉन लेने हैं, तो ये H2O से एक प्रोटॉन ले लेगा, क्या बनेगा HNH4 प्लस NH4 बनेगा ना OH-, तो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेस। आप लोग ये बना अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। तो इन लोरी एंड ब्रुस्टेंट की थ्योरी से हमें क्या समझ आया कि इस थ्योरी को आयन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि देखो इसने इससे प्रोटॉन लिया, ग्रहण किया, चेंज हुआ आयंस में, है ना, इसने किसको दिया तो क्या हुआ, आयंस में चेंज हुआ। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? तो इस परिभाषा के अनुसार हुआ क्या कि वे कोई पदार्थ जल में विलय हो या जल में अविलय हो, कोई पदार्थ जल में विलय हो या जल में अविलय हो, लोरी एंड ब्रुस्टेंट की थ्योरी से हमें ये लाभ हुआ, ये हमें प्रॉफिट हुआ कि हम दोनों की परिभाषाएं दे सकें, है ना स्टूडेंट। तो इस परिभाषा से हमें लाभ क्या हुआ, इस परिभाषा से हमें जल में विलय तथा जल में अविलय दोनों पदार्थों को हम अम्ल और क्षार कह सके। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं फिनोल की, C6H5OH, जैसे पदार्थ हो गया C6H5OH या प्रीडीन जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, फिनोल। पहला पदार्थ ये होगा कि जल में विलय और जल में अविलय दोनों पदार्थ के लिए, और जो हमारा प्रीडीन है वो है C5H5N, C5H5N, इसको बोलते हैं हम प्रीडीन। तो ये हमारे दोनों डेफिनेशंस, ये दोनों जो सब्सटेंस हैं, ये किसके अकॉर्डिंग है, लोरी एंड ब्रुस्टेंट के थ्योरी के अनुसार। उनकी थ्योरी क्या कहलाती है, प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी। अब देखो, हम अम्ल को और क्षार को, है ना, अम्ल और क्षार को, अब देखो अम्ल को हम क्या कहते हैं, एसिड, और क्षार को कहते हैं हम भस्म। क्षार को हम दूसरा नाम दे देते हैं भस्म। अब लोरी एंड ब्रुस्टेंट की थ्योरी से हमें लाभ हुआ कि हम दोनों को कह सके, लेकिन एक लाभ इससे और होता है, वो होता है कि इस परिभाषा के आधार पर न केवल उदासीन अणुओं को बल्कि आयनों को भी अम्ल और क्षार कहा गया। भाई हमें आयंस प्राप्त हुए थे, NH3 + H2O आयन क्या मिला था, NH4 आयन, अमोनियम आयन मिला था ना हमें। तो इस थ्योरी में क्या कहा गया, बल्कि उदासीन अणुओं को नहीं, जल में विलय को, जल में अविलय को, सबको अम्ल और क्षार कहा गया, बल्कि इसको आयंस को भी अम्ल और क्षार का नाम दिया गया। तो ये थ्योरी हमारे लिए जाननी बहुत ही जरूरी थी स्टूडेंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे भस्म होते हैं, इसको क्षार भी बोलते हैं, क्षारक भी बोलते हैं, इस भस्म को हम क्या कहते हैं, क्षारक भी हम कहते हैं। और कभी कभी हम इसे क्या कह देते हैं, क्षार भी कहते हैं, क्षारक भी कहते हैं, और कभी कभी क्या कह देते हैं, क्षार भी कह देते हैं। तो जो हमारा बेस होता है उसको हम भस्म भी कहते हैं, क्षारक भी कहते हैं, और कभी कभी हम क्षार भी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन भस्म को हम क्षार कब, इसको हम क्षार तब कहेंगे, भस्म है, भस्म को हम क्षार कहते हैं, लेकिन कब, भस्म को हम क्षार तब कहते हैं जब इसकी शुद्ध अवस्था में OH- आयन उपस्थित हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट।
आपसे पूछ लिया जाए कि भस्म को हम क्षार कहते हैं, सही बात है, बुक में भी आपका लिखा होता है कि भस्म को हम क्षार कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं? वो हम तब कहते हैं जब इसकी शुद्ध अवस्था में OH माइनस आयन उपस्थित होता है, तब हम इसे क्षार कहते हैं। इसीलिए जब अमोनिया है NH3 क्या है? भस्म है, लेकिन क्षार नहीं है, लेकिन भस्म है लेकिन क्षार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी शुद्ध अवस्था में OH माइनस आयन उपस्थित नहीं है, आयन बनता है अमोनियम आयन। क्या बनता है स्टूडेंट? अमोनियम आयन। अब देखो, आपके सिलेबस में एसिड बेस और इनकी आर्हीनियस थ्योरी थी, लेकिन आपको लोरी एंड ब्रोस्टेंट की थ्योरी समझना बहुत ज़रूरत था। अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे आगे एक थ्योरी और आती है जिसे हम कहते हैं लुईस बेस, लुईस एसिड, लुईस बेस। ये थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट, लेकिन होता क्या है, आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किए जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिए जाते हैं। तो ये तो एक्सेप्टर हो जाते हैं और ये डोनर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये थ्योरी आपके पेपर में, आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपके सिलेबस में होती या इसी टॉपिक को हम 12th क्लास में पढ़ रहे होते तो हम लुईस एसिड के बारे में, क्यों ये ग्रहण करते हैं और क्यों ये छोड़ते हैं, हम इसके बारे में बहुत डीपली पढ़ते। लेकिन अभी आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपके सिलेबस में इतना है तो हम इतना ही पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक आता है हमारा इंडिकेटर का। सूचांक जिसे हम बोलते हैं या सूचक जिसे हम बोल देते हैं, आपकी बुक में सूचक लिखा है तो हम सूचक ही बोलेंगे उसको, इंडिकेटर। सूचक क्या होते हैं? देखो, जब आप, अब सर्दियां हो रही हैं, आप बाइक पर कहीं जाते हो तो आप देखते हो कि कोहरा ज़्यादा है तो आप इंडिकेटर का यूज़ कर लेते हो, जो बाइक के इंडिकेटर होते हैं। कहने का मतलब वो आपको और सामने से आने वाले को एक दिशा निर्देश करता है कि हाँ जी सामने से कुछ आ रहा है, तो वो एक सूचक का काम करते हैं। तो हमारे इंडिकेटर क्या होते हैं? हमारे इंडिकेटर होते हैं कि जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाएं कि हाँ जी इसमें अम्ल है और इसमें क्षार है, उनकी उपस्थिति का पता लगाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम इंडिकेटर। ठीक है, जिनका उपयोग अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इंडिकेटर का उपयोग क्या कि कब किया जाता है? अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। एसिड और बेस की प्रेजेंस, जहां हमारे एसिड और बेस की प्रेजेंस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। अब क्या होते हैं सूचक? एक तो होता है आपका लिटमस पेपर, और आपके जो घर पर होती है ना हल्दी, लिटमस पेपर होता है, हल्दी होती है, फिनफ्थोइन होता है, फिनफ्थोलिन आदि, है ना। ज़्यादातर हम मोस्टली यूज़ करते हैं लिटमस पेपर का, और मैथिल ऑरेंज का भी हम इसमें प्रयोग कर लेते हैं, मैथिल ऑरेंज। अब होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचांक। क्या होता है यूनिवर्सल? अगला हेडिंग है इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर। CATOR, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर? जैसे जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल, यह विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। क्या होते हैं? सार्वत्रिक सूचांक। यह एक सूचकांकों का क्या होता है? मिश्रण होता है, अनेक सूचकों का मिश्रण, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है।
इसका काम क्या होता है, जो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। ये आपको लिखना है इसमें, मैं दोबारा बोल देता हूँ, आप लोग लिखोगे यह विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। ये आपके होते हैं यूनिवर्सल सूचकांक। अब इसमें हमारा अगला हेडिंग आता है लवण। लवण क्या होते हैं? हमने एसिड पढ़ लिया, हमने बेस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लवण होते क्या हैं। अब देखो, लवण जिन्हें हम सॉल्ट बोलते हैं वो होते हैं अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस को, अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस को हम लवण कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम क्या होती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया, और कब अम्ल और क्षार को जब आपस में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, प्राप्त ठोस लवण कहलाता है ना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग ये लाइक और शेयर, सब्सक्राइब या शेयर नहीं करोगे तो बेटा हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और अगर आप हम लोगों को मोटिवेट करोगे तो पढ़ाने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है, वीडियो बनाने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करा करें। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।